हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ये जो हमारा क्लास है, क्लास 4th जियोग्राफी, और इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं या फिर उस परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी के परिप्रेक्ष्य से पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें और कितनी हद तक दी रहती है। तो वो तो हमारा ईवीएस के सेक्शन से कंप्लीट हो जाता है। बाकी जियोग्राफी के सेक्शन से भारत का प्राकृतिक विभाजन, और प्राकृतिक विभाजन आज ही हमारा क्लास लेक्चर 4 है जियोग्राफी में। यहाँ हम देखेंगे भारत के प्राकृतिक विभाजन के बारे में। लेकिन भारत के प्राकृतिक विभाजन को देखने से पहले जितनी भी चीजें हमने पिछले बार क्लास में पढ़ी है उसको हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। रिकॉल करने का ये आपका बेनिफिट होता है कि जैसे जैसे हम चीज़ों को आगे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही हम चीज़ों पिछली चीज़ें होती हैं उसको भूलते जाते हैं। एक बार हम 5 मिनट का रिकैप करते हैं, जो पिछला क्लास है उसका रिविजन ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस क्लास का यही शेड्यूल रहेगा कि जितनी भी चीज़ें पिछले क्लास तक 2-3 क्लास तक मैं पढ़ाई रहूँगी उसका मैं रिवीजन अगले क्लास में लूँगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा था भारत की स्थिति विश्व में क्या है और एशिया में क्या है। तो विश्व में भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में थी, उत्तर पूर्व विश्व में थी। और वहीं अगर एशिया की बात करें इस तरीके से एशिया को 4 भागों में बांटने के बाद जो भारत की स्थिति थी वो दक्षिण और पश्चिम में थी। दक्षिण पश्चिम में एशिया के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति थी। उसके बाद हमने देखा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, जबकि स्थलीय सीमा की लंबाई जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर थी। लेकिन जब हमने द्वीपों सहित यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इनकी भी स्थलीय सीमा को लिया, जलीय सीमा को लिया, तो वहाँ पर जो जलीय सीमा की लंबाई हो गई वो 75,6 किलोमीटर या फिर 7516.6 किलोमीटर। इस तरीके से भारत की जलीय सीमा की लंबाई हो गई, स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई। भारत के स्थलीय सीमा से 7 पड़ोसी देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। वे कौन से थे? बचपन में एमबीए किया। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ 4096.6 किलोमीटर। वहीं सबसे कम साझा करता है सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। इतना चीज़ें हम कल की क्लास तक पढ़ चुके थे। और फिर हमने भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं उसके बारे में देखा था कि बांग्लादेश से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर वही नेपाल, पाकिस्तान, चीन, इन सभी के बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमने पिछली क्लास तक उसको कवर कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है भारत की मुख्य भूमि। और जब हम भारत के मुख्य भूमि पर प्रवेश करेंगे तो हमें भारत की मुख्य भूमि पर क्या पढ़ना है? भारत का प्राकृतिक विभाजन। भारत का प्राकृतिक विभाजन हम स्टार्ट करेंगे आज। तो यहाँ से अगर यहाँ पे थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ देखिएगा कि चैप्टर का नाम है भारत का प्राकृतिक विभाजन। तो भारत का प्राकृतिक विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? भारत को कुल 6 भौगोलिक क्षेत्र के आधार से, प्राकृतिक विभाजन के आधार से 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर की ये जो आपका लद्दाख से लेके उत्तराखंड और इधर पंजाब तक की सीमा है इसको उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के रूप में नामित किया गया। फिर जो रेगिस्तानी एरिया है, जैसे राजस्थान का जो पोर्शन है, थोड़ा सा पंजाब का जो पोर्शन है, आधे पंजाब का, बाकी ये जो क्षेत्र है इसको मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। फिर तीसरा है इधर का जो पूर्वोत्तर भारत है इसको भी पर्वतीय क्षेत्र में ही रखा गया है, यानी कि जो हमारा उत्तर भारत है और जो पूर्वोत्तर भारत है उसको उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में रखा गया है। पर्वतीय क्षेत्र में रखने से ये है कि यहाँ पर हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, लघु हिमालय है। जितनी ऊंची ऊंची पर्वतें पाई जाती हैं या फिर जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं उत्तर की तरफ, उन सभी उत्तर के पर्वतों श्रेणियों को एक क्रम में रख दिया गया है और उसका नाम कहा गया है कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। तो जब जैसे हिमालय हुई, उत्तर का जो भी हिमालय है, कंचनजंगा है या फिर माउंट एवरेस्ट के बारे में, फिर काराकोरम के बारे में, नंदा देवी के बारे में जितनी चीजें हम देखेंगे वो सभी का नामकरण जो है भौगोलिक आधार पे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। दूसरा है हमें देखना है जो तटीय भारत है, इस तरीके से जो भारत का तटीय क्षेत्र है ये है तटीय क्षेत्र के रूप में इसको बांटा गया है। तो पहला उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, फिर ये मरुस्थल वाला भाग मरुस्थलीय क्षेत्र, फिर जो तटीय क्षेत्र है इसको तटीय क्षेत्र। अब ये पश्चिमी तट और पूर्वी तट, पश्चिमी और पूर्वी तट को संयुक्त रूप से तटीय क्षेत्र के रूप में पढ़ना है। फिर ये जो तट है, जैसे ये जो तट है उसको अगर हम निकाल दें तो जो बीच की ये भूमि बच रही है इसको हमें पढ़ना है प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार के रूप में। इतनी चीजें।
फिर है 1, 2, 3, 4। फिर पांचवा है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का जो प्रायद्वीपीय मतलब जो भारत का द्वीपीय प्रदेश है, प्रायद्वीपीय पठार तो हमें इस क्षेत्र में पढ़ना है। लेकिन जो भारत का प्रायद्वीप द्वीप है, जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो इनको एक अलग भौगोलिक आधार पे बांटा गया है। फिर छठवां है भारत का मैदानी क्षेत्र। भारत का मैदानी क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ये सारा जो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो एरिया है, इसको मैदानी क्षेत्र के रूप में पढ़ना है हमें। यहाँ से भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बांटा गया है। फिर से देखिए, उत्तर की पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, भारत का द्वीपीय प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार। ये जो प्रायद्वीप की तरफ का अगर हम तटीय क्षेत्र हटा देते हैं, जो शेष बचेगा वो भारत का प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद बाकी ये जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इन जो एरिया है कुछ, इसको मैदानी क्षेत्र के रूप में पढ़ना है। इस तरीके से भारत के 6 भौगोलिक क्षेत्रों में से एक क्षेत्र हम कल की क्लास में पढ़ लिए हैं। एक क्षेत्र हमने पढ़ लिया है, कौन सा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यानी कि भारत का जो द्वीपीय प्रदेश है, लक्षद्वीप और अंडमान के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हमें फिलहाल में यहाँ पर 5 भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में और शेष पढ़ना है। अगर ये भौगोलिक क्षेत्र खत्म हो गए तो समझ लीजिए जियोग्राफी का 40% जो जियोग्राफी है भूगोल में, वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ इतनी चीज़ों को पढ़ने से 40% जियोग्राफी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार से। भारत की प्रायद्वीपीय पठार को आज की क्लास में खत्म कर लेंगे। द्वीपीय प्रदेश खत्म हो चुका है, तो ये दोनों हो जाएंगे। फिर पढ़ेंगे तटीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। बारी बारी करके एक एक को पढ़ेंगे, लेकिन आज फिलहाल में भारत के प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत के प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार में नीलगिरी की पहाड़ी पढ़ना है हमें और अन्नामलाई के बारे में पढ़ना है। अन्नामलाई के बारे में और नीलगिरी की पहाड़ी में, नीलगिरी की पहाड़ी पढ़ना है भारत के पठारी प्रदेश में। पठारी प्रदेश में जैसे ये तटीय वाले को काट देंगे तो यहाँ पे है हमारा नीलगिरी। नीलगिरी यहाँ पर अवस्थित है, तो नीलगिरी के बारे में पढ़ना है। नीलगिरी की पहाड़ी में क्या क्या चीजें हैं? जो नीलगिरी है वो पूर्वी तट, यानी कि ये पूर्वी तट और पश्चिमी तट, नीलगिरी पूर्वी तट और पश्चिमी तट का मिलन स्थल है। मुख्य रूप से जो नीलगिरी है वो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। और ऐसे अगर सामान्य रूप से देखें, जैसे कि ये मेन तो इसी तमिलनाडु में है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका केरल में भी है, कुछ हिस्सा कर्नाटक में है, और वैसे तो ये तमिलनाडु में है ही। तो इस तरीके से अगर सामान्य रूप से ऑप्शन में 2-3 राज्यों का क्रम करके पूछेगी, इसमें और इसी में 2-3 और राज्य इंक्लूड कर दे, तो यहाँ से सामान्य रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में नीलगिरी का विस्तार है। और यदि मुख्य रूप से नीलगिरी पूछे तो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। आगे है जनजातियां। नीलगिरी पहाड़ी पर कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, उसका नाम है टोडा जनजाति। आपसे प्रश्न बने कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति पाई जाती है। इसका अन्य नाम क्या है? नीलगिरी पहाड़ी का एक अन्य नाम है जिसको हम ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है। वहीं नीलगिरी की सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दोदा बेटा दक्षिण भारत की, ये जो दोदा बेटा है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी, सेकंड नंबर पे, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी पहाड़ी है, दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है दोदा बेटा। इसकी हाइट है 2637 मीटर, 2637 मीटर दोदा बेटा की ऊंचाई है, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ी पर एक नदी है जिसका नाम है पायकार नदी, और इसी नीलगिरी पहाड़ी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है पायकार जलप्रपात। पायकार जलप्रपात पायकार नदी पर बना है, और कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर। नेक्स्ट है घास के मैदान। इसी नीलगिरी की पहाड़ी पर जब पहाड़ है उस पे जनजातियां रह रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस पे घास के मैदान भी होंगे। तो कौन से घास के मैदान है? सोलास घास के मैदान।
सोलास घास के मैदान नीलगिरी की पहाड़ियों के साथ साथ भारत के तटीय यानी कि पूर्वी तट और पश्चिमी भारत के पश्चिमी तट पर भी सोलास घास के मैदान पाए जाते हैं। लेकिन अभी हम नीलगिरी पढ़ रहे हैं तो नीलगिरी में के पर्वतों पर भी सोलास घास के मैदान पाया जाता है। आगे है पर्यटक स्थल। तो नीलगिरी पर एक पर्यटक स्थल है कोडायकनाल। अगर आपसे प्रश्न बने कि कोडायकनाल पर्यटक स्थल कहाँ पे अवस्थित है तो नीलगिरी पर ही कोडायकनाल पर्यटक स्थल है। और उसी नीलगिरी की पहाड़ी पर एक जो है बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल है जिसका नाम है ऊटी। ऊटी के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि ऊटी जाना है, ऊटी जाना है। लोग मैक्सिमम लोग ऊटी घूमने के लिए जाते हैं। तो ये जो ऊटी है वो इसी नीलगिरी की पहाड़ी पर अवस्थित है। आगे है अन्नामलाई। अन्नामलाई के बारे में, यह स्थान केरल में है। जैसे प्रायद्वीपीय पठार में हमें एक तो ये पढ़ना था तमिलनाडु, वो एक तो पढ़ना था हमें नीलगिरी और दूसरा पढ़ना है अन्नामलाई। तो सबसे पहले नीलगिरी को एक काम करते हैं, हम मैप से देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके अगर देखेंगे तो नहीं भूलेगा। मान लीजिए ये हमारा दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार है, ये हमारा दक्षिणी तट है और दक्षिणी तट को अगर हमने निकाल दिया तो बीच का भाग बचा प्रायद्वीपीय पठार। और इसी प्रायद्वीपीय पठार में एक पहाड़ है जिसका नाम है नीलगिरी की पहाड़। ये नीलगिरी की पहाड़ पश्चिमी तट और पूर्वी तट को आपस में जोड़ती है। मतलब अगर प्रश्न बने कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट का मिलन स्थल कहाँ पे है तो नीलगिरी की पहाड़ी पर ही पूर्वी तट और पश्चिमी तट का मिलन स्थल है। इसी नीलगिरी की पहाड़ी पर टोडा जनजाति रहती है। पर्यटक स्थल ऊटी है। इस नीलगिरी पहाड़ी का अन्य नाम ब्लू माउंटेन है। इसी नीलगिरी पहाड़ी पर पायकारा जलप्रपात है और ये पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी पर है। ये जो है पूर्वी तट और पश्चिमी मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। इसी नीलगिरी की सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। फिर इसी नीलगिरी की पहाड़ी पर सेवराज की पहाड़ी, जावरी की पहाड़ी, पलानी की पहाड़ियाँ इत्यादि इसी नीलगिरी की पहाड़ी पर पाई जाती है। तो अगर प्रश्न पूछे कि सेवराज की पहाड़ी या फिर मैक्सिमम केस में पलानी की पहाड़ी पूछता है कि कहाँ पर अवस्थित है, तो जो पलानी की पहाड़ी है वो नीलगिरी की पहाड़ी पर ही अवस्थित है। और जो पलानी की पहाड़ी है इसी पर कोडायकनाल जो पर्यटक स्थल है, कोडायकनाल इसी नीलगिरी की जो पहाड़ी है पलानी उसी पर स्थित है कोडायकनाल पर्यटक स्थल। तो इतनी चीजें हमें पढ़नी थी नीलगिरी के बारे में। तो नीलगिरी को अगर आप याद कर लेते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत से, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का विभाजन तो काफी ज्यादा है लेकिन भौतिक आधार पे, क्योंकि हम कहाँ पढ़ रहे हैं प्राकृतिक विभाजन, तो प्राकृतिक विभाजन के आधार पे नीलगिरी और अन्नाई मुंडी इन्हीं दोनों को हमें देखना है। तो हमारा प्रायद्वीपीय भारत बस इतना ही सा है। प्रायद्वीपीय भारत में दूसरा है अन्नामलाई। अन्नामलाई जो स्थान है ये केरल राज्य में स्थित है। अन्नामलाई की सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाई मुंडी है और जो अनाई मुंडी है उसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अनाई मुंडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है और केरल राज्य में है। जबकि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ी पर अवस्थित है दोदा बेटा। तो नीलगिरी की सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा जो कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और वहीं अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछे तो अनाई मुंडी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर ही इलायची की पहाड़ियां या फिर कार्डेमम की पहाड़ियां पाई जाती हैं। इसी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर कार्डेमम की पहाड़ियां इलायची के लिए फेमस है और जो कि केरल के राज्य में है। केरल से दो तीन बातें यहाँ पर पूछने की चांसेस बनती है कि केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। मसालों का बगीचा केरल को ही कहते हैं। और केरल की लिटरेसी यानी कि केरल की जो साक्षरता है वो सबसे ज्यादा है, लगभग 95%। और केरल जो है पूर्ण साक्षर राज्य है। केरल के बारे में है कि यहीं पर शांत घाटी अवस्थित है जो कि शांत घाटी केरल में ही अवस्थित है जो कि जैव विविधता के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट है इंडिया में। भारत में जैव विविधता के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है शांत घाटी केरल में। इतनी चीजें केरल से
इम्पॉर्टेंट है और इसी केरल में याद रखना है हमें अन्नामलाई। अन्नामलाई को प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, इसलिए इसको यहाँ से याद रखना है। बाकी केरल से दो तीन चीजें हैं कि यहाँ इसी को मसालों का बगीचा कहते हैं और साक्षरता इसकी ज्यादा है। शांत घाटी इसी केरल के राज्य में अवस्थित है। इतनी चीजें हमें प्रायद्वीपीय पठार से पढ़नी थी। तो यहाँ पे जब हम भारत का प्राकृतिक विभाजन कर रहे थे तो यहाँ पर एक देश है श्रीलंका। श्रीलंका एक देश है जो कि भारत के साथ जलीय सीमा के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ से श्रीलंका के बारे में भी कभी कभी प्रश्न पूछने की संभावना बन जाती है। तो अगर हम श्रीलंका को भी पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो प्रायद्वीपीय पठार आपका सिर्फ इतना ही था। अब हमें देखना है कि श्रीलंका के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके बाद जब हम तटीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो वो हमारा बहुत ज़्यादा है। तो तटीय क्षेत्र पढ़ने से पहले छोटा सा है श्रीलंका, इसको कवर कर लेते हैं, तटीय क्षेत्र को बाद में देखते हैं। तो यहाँ से एक बार फिर से देखते हैं, भारत को 6 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय पदार्थ तथा भारत का द्वीपीय प्रदेश। फिर उसमें प्रायद्वीपीय पठार में नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी, इतना हमें देखना है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इसको रफ करती हूँ। रफ करने के बाद हमें देखना है श्रीलंका के बारे में। मिटा दूं? आप इसी तरीके से स्क्रीनशॉट लेके खुद से नोट्स बनाइए। बाकी तो आपके केवीएस के एग्जाम का डेट भी आ गया है, उसी के हिसाब से अगर आप अपनी पढ़ाई को फास्ट करें तो बेहतर होगा। अब हमें पढ़ना है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका श्रीलंका एक छोटा सा देश है। जब मैं भारत की जलीय सीमा को बता रही थी तो उस समय श्रीलंका छूट गया था, इसलिए अभी श्रीलंका मुझे याद आया तो मैं श्रीलंका को भी कवर कर लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका को अब देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए ये हमारा भारत है। इस तरीके से भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ये हमारा भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र और यहीं पर स्थित है श्रीलंका। छोटा सा देश है श्रीलंका। जब श्रीलंका यहाँ पर अवस्थित है, अगर प्रश्न बने कि भारत का सबसे दक्षिणतम गांव कौन सा है, तो यहीं पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम, इस द्वीप का नाम है रामेश्वरम और इसी द्वीप पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है धनुषकोटी। धनुषकोटी तो भारत का सबसे दक्षिणतम गांव, मान लीजिए ये आपका आइलैंड है और यहीं पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है धनुषकोटी, ये हमारा गांव है। तो अगर पूछे कि भारत के सबसे दक्षिणतम गांव कौन सा है तो धनुषकोटी। भारत का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है तो रामेश्वरम। और इसी रामेश्वरम पर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, इसलिए रामेश्वरम एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। बाकी इसी रामेश्वरम से यहीं पर एक ब्रिज बना है जिसका नाम है राम सेतु ब्रिज। राम सेतु ब्रिज, यहीं पर राम सेतु ब्रिज बना है। इसका अन्य नाम है, राम सेतु का ही अन्य नाम है आदम ब्रिज। आदम ब्रिज या फिर इसी को बोला जाता है, इसी राम सेतु या फिर आदम ब्रिज या फिर एडम्स ब्रिज, इसको क्या बोलते हैं, एडम ब्रिज। या फिर हम राम सेतु बोले, आदम ब्रिज बोले, एडम ब्रिज बोले, बात एक ही है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम जो है रामेश्वरम है और इसी रामेश्वरम पर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ है। और जहाँ पे इसी रामेश्वरम का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है धनुषकोटी, ये भारत का सबसे, क्योंकि इधर पूरब है तो इधर दक्षिण है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम गांव धनुषकोटी है। तो जो एडम ब्रिज है वो भारत के धनुषकोटी गांव को लेकर श्रीलंका का सबसे उत्तर में, श्रीलंका का ये उत्तरी छोर है, ये दक्षिणी छोर है, तो श्रीलंका का एक सबसे उत्तरी में गांव है जिसका नाम है तिलैया मन्नार गांव। तिलैया मन्नार गांव, तो भारत के तिलैया मन्नार, अरे श्रीलंका के तिलैया मन्नार गांव से जो राम सेतु है वो भारत के धनुषकोटी को श्रीलंका के तिलैया मन्नार गांव से जोड़ती है। तो इधर हमारा है बंगाल की खाड़ी, इधर है बंगाल की खाड़ी
और यहाँ पर है पाक स्ट्रेट, मतलब पाक जल संधि। यहाँ पर है पाक जल संधि और इधर है मन्नार की खाड़ी। ये है हमारा मन्नार की खाड़ी। तो अगर पूछे कि जो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को कौन अलग करता है, मतलब पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी किसको अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगर ऑप्शन में भारत श्रीलंका नहीं है तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी रामेश्वरम को तिलैया मन्नार से अलग करती है। अगर रामेश्वरम भी ऑप्शन में नहीं है तो जो भारत पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी है वो भारत के धनुषकोटि को तिलैया मन्नार, श्रीलंका के तिलैया मन्नार से अलग करती है। और यही पूछे कि पाक जल संधि, जो भी जल संधि होती है, जैसे कोई भी रास्ते को या फिर मुख्य भूमि को जब अलग करती है तो जो जल संधियां होती हैं ये दो मुख्य भूमियों को अलग करती हैं और दो दो जो आपकी समुद्र की होती हैं, जैसे कि अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी, और इधर अगर हम देखें तो हिंद महासागर है, तो इसको जोड़ती हैं, मतलब दो धाराओं को जोड़ती हैं और दो मुख्य भूमियों को अलग करती हैं। ये है इनकी जल संधियों की प्रॉपर्टी। तो यहाँ से पाक जल संधि जो है मन्नार, इसको पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, जबकि पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी, मतलब पाक जल संधि जो है या तो मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, बंगाल की खाड़ी को इधर हिंद महासागर से जोड़ती है, या फिर इन दोनों को आपस में जोड़ती है। और यहाँ से श्रीलंका के बारे में अभी 2-3 पॉइंट हमें देखना है। श्रीलंका के बारे में, इसकी राजधानी कहाँ है, जयवर्धने। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने है और श्रीलंका की मुद्रा पूछे तो इसकी मुद्रा रुपया है। श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। और यहाँ पर पेट्रा पेट्रा, जैसे इसी श्रीलंका में, ये मैं लिख देती हूँ, इसी श्रीलंका में पेड्रो पेड्रो की पहाड़ी, जापना की पहाड़ी ये जो है श्रीलंका में स्थित है। जापना की पहाड़ी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। अगर प्रश्न पर बने कि एलिफेंटा की गुफा कहाँ है, तो ये हमारे भारत के महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एलिफेंटा की दर्रा कहाँ है, तो जो एलिफेंटा की दर्रा है वो इसी श्रीलंका में है। एलिफेंटा की दर्रा, अगर एलिफेंटा की दर्रा कहाँ है वो पूछे तो श्रीलंका में है, लेकिन पूछे कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है तो भारत के महाराष्ट्र में स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं। यहाँ से इतनी चीजें श्रीलंका के बारे में इंपॉर्टेंट है। जैसे फिर से रिकॉल करिए, हमारा भारत है, भारत के तमिलनाडु के पास एक रामेश्वरम जगह है। रामेश्वरम पर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। और उसके बाद भारत के रामेश्वरम का ही एक गांव है धनुषकोटी, जो कि पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम गांव है। और जो एडम ब्रिज है, राम सेतु या फिर आदम पुल है, वो भारत के धनुषकोटी गांव को श्रीलंका के तिलैया मन्नार गांव से जोड़ती है। पेट्रा की पहाड़ी, जाफना की पहाड़ी श्रीलंका में है। एलिफेंटा की दर्रा भी श्रीलंका में है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने और इसकी मुद्रा है रुपया। तो इस तरीके से भारत के जो प्राकृतिक विभाजन था उसमें हमने भारत के प्राकृतिक विभाजन में प्रायद्वीपीय पठार आज कवर किया, फिर छोटा सा बच गया था श्रीलंका, उसको देख लिया। बाकी जो भारत का द्वीपीय प्रदेश है इसको हम लोग देख चुके हैं, अंडमान के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लक्षद्वीप के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। इतनी चीजें हम यहाँ से देख चुके हैं। बचा है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और तटीय क्षेत्र। 3 बचे हैं, 3 हमारे और मैदानी क्षेत्र, 4 हमारे बचे हैं। 2 चीजें हमारी प्राकृतिक विभाजन में पूरी हो गई है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे तटीय क्षेत्र अगली क्लास से। तटीय क्षेत्र में पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको देखेंगे। कौन से घास पाए जाते हैं, कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, कौन सी नदी पाई जाती है और कौन ज़्यादा अच्छा है, पूर्वी घाट की पश्चिमी घाट, वो सभी हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर हो सके तो अपने आस पड़ोस के फ्रेंडों के साथ इसको सब्सक्राइब करवा दीजिए तो बेहतर है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो इसीलिए मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो मैं और अच्छे से आप लोगों के सामने
कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँगी। इसी तरीके से हम डेली पढ़ेंगे मैथ से ही। तो बाकी की चीज़ें जो है उसको हम कल देखते हैं तटीय क्षेत्र। कल तटीय क्षेत्र से स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह जो पहले पिछला क्लास है उन सभी का रिवीजन करते हुए हम आगे चलेंगे, क्योंकि आगे चलने से पहले थोड़ा सा पीछे जाकर अगर हम रिवीजन कर लेंगे तो चीज़ें हमें भूलेंगी भी नहीं और अच्छे से हमें याद हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल की क्लास में जोरों शोर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।